हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7 हिंदी का एक्सरसाइज 7 हम लोग देखेंगे। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है सारा का सारा इस एक वीडियो में हम लोग शूट करेंगे। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, आपके समक्ष है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। मान लीजिए कि एग्जाम में जो है वो 2024 जो होने वाला है, 2024 में एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड के द्वारा जो लिया जाएगा 12वीं के हिंदी विषय में ये प्रश्न आ गया कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो आपको अब यहाँ में ये जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन से जो है वो आपको सही आंसर का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो ऐसी स्थिति में जब आप पूरा पढ़े रहिएगा चैप्टर तो आपको समझ में आएगा कि ओ सदा नीरा अध्याय का जो अध्ययन हम करते हैं उसी ओ सदा नीरा अध्याय में जो है वो गंडक नदी की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आप लगा करके आइएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि धांगड़ों को आखिर 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो इसका जवाब होगा नील की खेती के लिए। नील की खेती करने के लिए धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा कि नील की खेती के कार्य के लिए जो है वह धांगड़ों को 18वीं शताब्दी में यहाँ लाया गया था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, चौर कैसे ताल है। 2023 में जो है ये पूछा गया प्रश्न है कि चौर जो है वो कैसे ताल है। तो जो चौर थे वो उथले ताल थे। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो चौर थे वो उथले ताल है। ये कहाँ हम लोगों ने पढ़ा है, तो सदा नीरा अध्याय में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके समक्ष कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इस एक वीडियो में बार बार बता रहे हैं कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, साथ ही साथ संभावित प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो है वो लेकर के आए हैं। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अभी अभी जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्लासेस जो ज्वाइन किए हुए हैं, उन्होंने जो है वो केमिस्ट्री का टेस्ट दिया है, अच्छा मार्क्स आया है। लगभग जो है वो 7 से 8 बच्चों का जो है वो फुल मार्क्स है, 85 आउट ऑफ 85 है ना। 85 नंबर का जो है वो मार्क्स था और 85 में 85 नंबर लेकर के आए हैं। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है, उनको ढेर सारी बधाइयाँ हैं। बाकी अगला प्रश्न इसमें भी उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आप टेस्ट के लिए तैयार होते जाएंगे और साथ ही साथ टेस्ट खूब बढ़िया से देंगे, फुल मार्क्स आप भी गेन करेंगे। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो जो वर्णित मन है वो कैसे ताल है, तो गहरे हैं और साथ ही साथ विशाल है। मन की तरह जो है वो गहरे हैं और क्या है, विशाल है। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। 2021 में ये पूछा गया प्रश्न है कि ओ सदा नीरा जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सदा नीरा जो है वो लिया गया है बोलते क्षण से। कहाँ से लिया गया है, बोलते क्षण से। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन कि गंडक नदी का जल सदियों से 2021 और 2023 में ये आया हुआ प्रश्न है कि गंडक नदी जो है वो सदियों से कैसी है, क्या शांत रही है, क्या चंचल रही है, गर्म रही है या ठंडी रही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि गंडक नदी का जो जल है वह सदियों से चंचल रही है। नेक्स्ट जो देखेंगे प्रश्न वो होगा 7 नंबर, सरैया मन ताल का जल कैसा है। सरैया मन ताल का जल कैसा है, ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि सरैया मन ताल का जो है वो जल कैसा है। तो सरैया मन ताल का जो जल है वह स्थिर रहता है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर के बाद जो है वो हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन है आपके समझ कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात वसुंधरा का भोग करने वाला मानव, इस पृथ्वी का भोग करने वाला मानव, और धर्म में जो अंधा मानव है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति है वह लिखी गई है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जगदीश चंद्र माथुर जी।
क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर जी ने ही लिखा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्म में अंधा मानव धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की इन्होंने आलोचना की है और यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपके सामने है कि रामपुरवा कहाँ है। ये 2021 और 2023 में जो है वो पूछा गया प्रश्न है कि रामपुरवा जो है वो कहाँ है। तो रामपुरवा जो है वो भितिहरवा के पास जो है वो स्थान है और वहीं पर जो है वो रामपुरवा है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो है वो स्थान देने वाले कौन थे। तो स्थान देने वाले मठ के महंत थे। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 नंबर 10 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर कि गांधी जी की झोपड़ी को फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर ने जला दिया था। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है कि गांधी जी के झोपड़ी को जो है वो जला दिया था। तो किसने जला दिया था? तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी उसे जलाने वाला कौन था? तो गांधी जी की झोपड़ी को जलाने वाला एमन साहब का कर्मचारी था। एमन साहब के कर्मचारियों ने जो है वो गांधी जी की झोपड़ी को क्या कर दिया था? जला दिया था। नेक्स्ट देखेंगे 12वां प्रश्न और 12वां प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक को लिखने वाले जो थे वो जगदीश चंद्र माथुर थे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ही क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 12 नंबर के बाद 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है वो ऑप्शन आपके समक्ष है कि जगदीश चंद्र माथुर की जो रचना है वो सिपाही की माँ है या जूठन है या तिरिक्ष है या ओ सदा नीरा है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है वो है ओ सदा नीरा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है वो किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है वह निबंध के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वो मूलतः नाटककार थे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 16वां प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। बिहार में भी बिहार के किस संस्कृति के अंतर्गत जो है इसे लिखा गया है। तो बिहार में भी किस संस्कृति के अंतर्गत लिखा गया है। तो चंपारण की संस्कृति के अंतर्गत लिखा गया है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर जो प्रश्न है वो है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। क्या जंगलों का कटाव है, यानी जंगलों को काट दिया गया है। तो जंगलों का कटना जो है वो क्या बाढ़ का मुख्य कारण है। क्या नदियों की तीव्र धारा जो है वो वहां के बाढ़ का मुख्य कारण है। क्या नदियों की अधिकता है या इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा जंगलों का काट देना। क्योंकि जंगल शुरू में बहुत ज्यादा थे नदियों के किनारे किनारे, लेकिन जंगलों को जब काट दिया गया और नदियां जब अपने प्रवाह में आई उग्र प्रवाह में तो मिट्टी का कटाव करके और प्रलयकारी रूप जो है वो धारण कर लेती है। तो जंगलों का कटाव जो है वो ऑप्शन ए है। तो यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो जंगलों का कटना। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न और 18 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। माथुर जी किस राज्य के जो है वो शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो वो हुए थे मध्य प्रदेश के। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। मध्य प्रदेश के हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 18 नंबर के बाद 19 नंबर प्रश्न कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कहाँ। तो वो होगा बड़हरवा, मधुबनी और भितिहरवा। तो यहाँ से जो है वो हम समझ सकते हैं इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा 19 का डी होगा। कहाँ कहाँ उन्होंने आश्रम स्थापित किया था। बड़हरवा, साथ ही साथ मधुबन और भितिहरवा में जो है वो गांधी जी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। 19 नंबर के बाद जो है
वो हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न। और 20 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? नील की खेती का। अंग्रेज के जो भी ठेकेदार थे उन्होंने नील की खेती को जो है वो बढ़ावा दिया, उन्होंने तिनकठिया खेती को बढ़ावा दिया। उन्होंने किसानों से कहा कि आप 1 बीघे में जो है वो 3 कट्ठा जो है वो जरूरी है, अनिवार्य है कि आप किसकी खेती कीजिएगा? नील की खेती कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 20 के बाद 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? तो अब इसका जवाब क्या होगा भाई कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का जो है वो सामना कब करना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन जो है वो होगा 1325 ईस्वी में। 1325 ईस्वी में राजा हरि सिंह देव को जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, अर्थात युद्ध करना पड़ा था 1325 ईस्वी में। 21 के बाद जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न। और जो 22 नंबर प्रश्न है वो है कि धांगड़ों ने जो नील की खेती जो है वो धांगड़ों ने जो नील की खेती के सिलसिले में कब उन्हें लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी के अंत में, या 17वीं शताब्दी के अंत में, या 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा 18वीं शताब्दी के अंत में। 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ों को जो है वो नील की खेती करने के लिए कहाँ लाया गया था? तो चंपारण में लाया गया था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कुंडलिक जी कौन थे? कुंडलिक जी कौन थे? कुंडलिक जी कौन थे भाई? क्या वो शिक्षक थे, क्या वो चिकित्सक थे, क्या वो गांव के मुखिया थे, या राजनीतिक नेता थे? तो 23 नंबर का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जो कुंडलिक जी थे वो शिक्षक थे। ये वही कुंडलिक जी हैं जो उस नियम को तोड़ दिए कि जब कभी भी कोई भी अंग्रेज आता था तो उसके घोड़े की लगाम पकड़ करके झुकना पड़ता था। तो ये पढ़ा रहे थे तो इन्होंने कहा कि एडम साहब आए हुए थे तो इन्होंने कहा कि मैं मिलने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा, लगाम पकड़ने की तो बात ही दूर है। इन्होंने कहा कि मैं मिलने नहीं जाऊंगा, जिसे मुझे मिलना है, अर्थात जो आया है, जो मुझसे मिलना चाहता है वो मेरे यहाँ आए, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा। निर्भीक थे कुंडलिक जी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 23 के बाद 23वां प्रश्न के बाद 24वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? कौन सा जो नाटक है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा जो है वह रचित है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित जो नाटक है वो कोणार्क है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? कौन सी उपाधि थी जो माथुर जी को मिली थी? तो विद्या वारिधि की जो उपाधि है वह किसको मिली थी? तो वह मिली थी माथुर जी को। और नेक्स्ट जो है वो अगला प्रश्न हम देखेंगे 26 नंबर। और 26 नंबर में बच्चों कि माथुर जी को भितिरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप गुड मॉडल करके और जरूर याद कीजिएगा कि माथुर जी जब भितिरवा पहुंचे तो उनको सबसे पहले वहां कौन मिला था? 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हम देखेंगे कि 26 नंबर का आंसर क्या गांधी जी हो जाएंगे? क्या गांधी जी वहां मिले थे, या कुंडलिक जी मिले थे वहां पर, क्या गोखले जी मिले थे, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब कभी भी माथुर जी भितिरवा पहुंचे पहली बार तो उनको वहां पर जो है वो कौन मिले थे? तो गोखले जी मिले थे। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 26 के बाद जो है वो हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो 27 नंबर का जो आंसर है कि कुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी थी? तो कुंडलिक जी ने जो है वो निर्भीकता गांधी जी से सीखी थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। और 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक, या नादिर शाह, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या अलाउद्दीन खिलजी। तो कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन तुगलक का जो है वो सामना करना पड़ा था और इस दरमियान भी बहुत सारे पेड़ काट दिए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 के बाद देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि चंपारण में धांगड़ कहाँ से जो है वो आए थे? जो चंपारण में धांगड़ आए थे वो कहाँ से आए थे? तो चंपारण में जो धांगड़ आए थे वो छोटा नागपुर क्षेत्र से आए थे। तो छोटा नागपुर जो है वो ऑप्शन सी है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30वां प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी चंपारण कब आए थे? तो गांधी जी जो चंपारण आए थे वो आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी में। तो अप्रैल 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 31वां प्रश्न, और 31वां प्रश्न है कि तीन कठिया प्रथा का संबंध है किससे? क्या तीन कठिया प्रथा जो है वो ईख से संबंधित है, या मसाला से संबंधित है, या नील से संबंधित है, या तंबाकू से? तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा कि नील से संबंधित है। तीन कठिया प्रथा जो है वो किससे संबंधित है? नील से संबंधित है। 31 के बाद जो है वो देखेंगे 32 नंबर कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ जो है वो याद आ गई होगी। 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है कि ओ सदा नीरा में जो इन्होंने देखा है कि बाढ़ जो है वो खूब आई हुई है, तो रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ जो है वो याद आ गई होगी। तो कैकेयी के जो है वो क्रोध रूपी बाढ़ को याद किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन 33वां प्रश्न देखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से SA उत्तीर्ण की थी? SA नहीं, MA उत्तीर्ण की थी, है ना। जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA उत्तीर्ण किया था? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से जो है वो MA की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की थी। तो MA की परीक्षा जो है वो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो है वो क्या की थी? उत्तीर्ण की थी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था? ये 2022 में जो है वो पूछा गया प्रश्न है कि सुल्तान ने घोड़े से उतर करके किस पर जो है वो आघात किया था? तो सुल्तान ने घोड़े से उतर करके और विशाल विटप के तने पर जो है वो क्या किया था? आघात किया था, अर्थात पेड़ को जो है वो काटने की कोशिश की थी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कि मठ के महंत ने महात्मा गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो मठ के महंत ने जो है वो महात्मा गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? तो एक महुए के पेड़ के नीचे जो है वो शरण दी थी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 के बाद जो है वो हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था भाई? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म है वो हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म है वह 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। अगला जो है वो हम देखेंगे कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। तो आखिर वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो जवाब है वो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो है वो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण करने वाले कौन थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए जो है वो लाया गया था? नील की खेती करने के लिए किस श्रेणी के लोगों को जो है वो लाया गया था? तो जवाब होगा भूइयां जाति के लोगों को जो है वो लाया गया था दक्षिण बिहार में गया जिले से। कहा? तो चंपारण में लाया गया था, क्या करने के लिए? नील की खेती करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? ये 2022 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई? तो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 1930 ईस्वी के आसपास हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39 के बाद जो है वो हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, और 40वां जो प्रश्न है बच्चों वो है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? आप देख रहे होंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ऑप्शन टू ऑप्शन चल रहा है। इसमें कहीं पर कोई टिपिकल पॉइंट नहीं आ रहा है जिसको आपको समझाया जाए। अगर एक एक चीज का आप जैसे संस्मरण है और इसको अगर हम बताने लगे, सिंपल से समझिए कि संस्मरण क्या होता है, आलोचना क्या होती है, कहानी क्या होता है, निबंध क्या होता है। तो अब ऐसे तो एक एक ऑप्शन बताएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, और मुझे पता है कि आपके पास भी टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। टाइम है लेकिन हमें कम समय में ज्यादा तैयारी करना है, और इस सब टॉपिक्स की जो व्याख्या है वो आप जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है भाई? तो जो बोलते क्षण है, बिल्कुल जो बोलते क्षण है वह निबंध की कृति है, अर्थात बोलते क्षण जो है वह निबंध है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 41 नंबर, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बना करके लिखा गया है?
तो वो सदा नीरा जो है वह गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन की थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन शब्द जो है वो किस शब्द से विकसित है। तो जो थारन शब्द है वह विकसित है थार से। थार से जो है वो क्या बना हुआ है, थारन शब्द बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे 43वां प्रश्न कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का सुप्रसिद्ध जो है वो सांस्कृतिक उत्सव है कौन, तो वैशाली महोत्सव। और वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था। अगला जो है वो हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन 44वां प्रश्न, ओ मेरे सपने क्या है। तो ओ मेरे सपने जो है वो क्या है भाई, तो ओ मेरे सपने जो है वो नाटक है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ओ मेरे सपने जो है वो नाटक है। 44 के बाद जो है वो हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो आविर्भाव हुआ था वो हुआ था कब, तो 2500 वर्ष पहले। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2500 वर्ष पहले जो है वो गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न 46 नंबर कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। इस क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन बोलेंगे, कई बार घुमा करके पूछा है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है जब आक्रमण किया गया था तो राजा हरि सिंह को जो है वो गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था। 46 के बाद जो है हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। और 47 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बच्चों, जो पूछा गया है 2018 में कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। तो ओ सदा नीरा के जो लेखक है वो जगदीश चंद्र माथुर जी है। अगला जो है वो हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की कोणार्क के नाटककार कौन है। कोणार्क के नाटककार जो है वो कौन है, तो कोणार्क के जो नाटककार है वो है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 के बाद जो है वो हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 49 नंबर क्वेश्चन 49वां प्रश्न कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तो 10 तस्वीरों के जो रचनाकार है वो है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो है वो 10 तस्वीरों की रचना की है। और इस तरीके से हम लोगों ने ओ सदा नीरा अध्याय में बच्चों टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ 49 क्वेश्चंस को जो है वो देख लिया है। और 49 प्रश्नों में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करने का कोशिश किया है। साथ ही साथ विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी जो है वो शामिल किया है और कुछ संभावित प्रश्नों को भी शामिल किया है, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। बाकी कोई भी थोड़ी बहुत अगर कमी बेशी होगी या अगर ज़्यादा ही आपको लग रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में हम कमेंट पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करें ताकि हम भी जान सकें कि कहाँ पर क्या एरर जो है वो हो रहा है वीडियो में, कहाँ पर कुछ त्रुटियाँ जो है वो हमसे हो रही हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे, खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। और जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने केमिस्ट्री का टेस्ट दिया था, काफ़ी उम्दा जो है वो परफॉर्मेंस रहा है कुछ बच्चों को छोड़ करके। तो ऐसा ही परफॉर्मेंस की उम्मीद हम करते हैं। ऐसे ही परफॉर्मेंस पर दिल जो है वो हृदय जो है वो गदगद हो जाता है ना। मैंने देखा रिजल्ट, हाँ कहीं कहीं कुछ त्रुटियां भी हैं, उन त्रुटियों को सुधारना है। अभी बहुत सारे टेस्ट देने हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। तब तक भिड़ना है, तब तक लड़ते रहना है जब तक कि अंतिम परिणाम न प्राप्त हो जाए। और यकीन मानिए अगर यही गतिविधियां रही, आप इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ते रहे तो सबसे बेहतरीन परिणाम होगा आप सबका। और बस इसी दिन रात के लिए तो हम लोग पढ़ा भी रहे हैं और आपके गार्जियन भी जो है वो आपसे उम्मीद लगाए हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो खूब बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। तो करना भी है आपका और हमारा साथ। जब तक एग्जाम न हो जाता है तब तक बने रहना चाहिए। हम आपके लिए इसी तरह बेस्ट कंटेंट जो है वो लेकर के आएंगे ताकि आप आगामी परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।